हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे भारत बन रहा अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रेनिंग पार्टनर। चीन को रोकने पर दोनों देशों ने तैयार कर ली बहुत बड़ी प्लानिंग। साथ ही वायुसेना ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बचाई 300 से भी अधिक लोगों को। साथ ही भारत का दुर्भाग्य कि पाकिस्तान जैसा पड़ोसी है। जी हां, जयशंकर जी ने खुले तौर पर पाकिस्तान को दिखाया आईना। साथ ही साथ पीओके का भारत में विलय करने के मामले में भारत सरकार ने क्या प्लान बनाया है दोस्तों, राजनाथ सिंह ने इस पर बड़ी जानकारी दी है। सारी जानकारी आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का और भारतीय सेना का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत बन रहा अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रेनिंग पार्टनर। चीन को रोकने पर दोनों देशों की है नजर। आपको बता दें, भारत बीते कुछ समय में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य प्रशिक्षण भागीदार बनकर उभरा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दोनों ही चीन के विस्तारवादी रवैये पर अंकुश लगाना चाहते हैं। अमेरिका और भारत के बढ़ते साझा अभ्यासों की कोशिश चीन के आक्रामक व्यवहार से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए क्षेत्र को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता भी है। पिछले एक पखवाड़े में अमेरिका ने 4 ऐसे प्रमुख बहुपक्षीय अभ्यासों में भाग लिया है, जिनमें से प्रत्येक में भारत, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल रहे हैं। अमेरिकी सेना प्रशांत के कमांडर जनरल चार्ल्स फ्लिन का कहना है कि इंडो पैसिफिक में अमेरिकी सहयोगी और साझेदार अधिक बहुपक्षीय और बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में भाग लेना चाहते हैं। जी हां, दरअसल यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रायम्फ 24 नामक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HADR अभ्यास 18 मार्च को शुरू हुआ और भारत के पूर्वी समुद्री तट पर 31 मार्च तक जारी रहेगा। नेक्स्ट खबर बता दें, भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बचाई 300 से अधिक लोगों को किया एयरलिफ्ट। जी हां, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी हिमपात के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए 328 लोगों को भारतीय वायुसेना ने शनिवार को हवाई मार्ग से सुरक्षित बचा लिया। वायुसेना के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक 22 जनवरी को शुरू होने के बाद से नागरिक प्रशासन के समन्वय से भारतीय वायुसेना द्वारा कारगिल कुरियर सेवा के तहत अब तक कुल 3442 लोगों को हवाई मार्ग से बचाया गया है। इस बीच भारी हिमपात के कारण 434 किलोमीटर लंबा श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद भी हो गया है। ऐसे में थैंक यू इंडियन एयरफोर्स जरूर कह दीजिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, भारत का दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान है पड़ोसी। जी हां, जयशंकर जी ने कहा आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। जी हां, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों, जिसमें सबसे ज्यादा आतंक को बढ़ावा देने में बाज आता दिखाई नहीं दे रहा। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। विदेश मंत्री के बयान के अनुसार ऐसा लग रहा है कि मानो भारत पर किसी भी तरह पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। जयशंकर जी ने कहा कि भारत अब आतंकवाद के मुद्दों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करेगा। विदेश मंत्री जयशंकर जी अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए सिंगापुर में हैं। यहाँ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में अपने लिखित पुस्तक वाई भारत मैटर्स पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ऐसे पड़ोसी से कैसे निपटेंगे जो इस तथ्य को नहीं छुपाता कि वे आतंकवाद को शासन के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारत अब आतंकवाद को नजरअंदाज करने के कतई पक्ष में नहीं है। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान अब उद्योग स्तर पर आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है। भारत आतंकवाद के मुद्दे पर अब किसी भी तरह से नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। आपको बता दें, आतंकवाद का मुद्दा परसों से और गर्म हुआ जब से मॉस्को पर बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने लिया है। अब ऐसे में भारत भी हर तरीके से अलर्ट हो गया है और आपको ये भी बताएंगे जो इन आतंकवादियों के एजेंट भारत में पकड़ में आए हैं दोस्तों, उसको लेकर भी भारत ने बड़ा कड़ा कदम उठाया है, वो आपको आगे बताएंगे। साथ ही साथ अभी आपको बता दें, जैसे ही पाकिस्तान पर जयशंकर जी ने कड़ा विरोध करते हुए ये बयान दिया, ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से बयान आने लगा। कहा पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, भारत के साथ व्यापार को बेकरार, पाकिस्तान भारत की हर बात मानने को तैयार। जी हाँ, इशाक डार ने दिए संकेत। बता दें, कंगाली के दहलीज पर खड़ा पाकिस्तान अब भारत के साथ व्यापार बहाली का संकेत दे रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान का व्यापारिक समुदाय भारत के साथ व्यापार बहाल करना चाहता है। इस संबंध में पाकिस्तान सरकार अपने सभी हितधारकों से परामर्श करेगी और सभी प्रस्तावों की समीक्षा के बाद निर्णय लेगी। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद भारत के साथ व्यापार को एक तरफा तरीके से रोक दिया था। हालांकि पाकिस्तान आज भी भारत से बड़े पैमाने पर सामानों का आयात करता है, जो किसी तीसरे देश के माध्यम से होता है। ऐसे में उन सामानों के दाम पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने मीडिया ब्रीफिंग में अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेट्स को खत्म करने को लेकर नाराजगी जताई थी। इशाक डार
सरकार ने अब कहा है कि हम सभी हितधारकों के साथ बैठेंगे और देखेंगे कि क्या हम कम से कम आर्थिक गतिविधि और व्यापार की सीमा तक है, हम देखेंगे क्या किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको तुरंत हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकता। ऐसे में दोस्तों क्लियर दिखाई दे रहा है इशाक डार के बयान से, उनके इस संकेत से कि पाकिस्तान अब भारत के सामने घुटनों पर आता हुआ हाथ जोड़कर कहेगा कि आपकी जो भी कंडीशंस हैं हम मानने को तैयार है, लेकिन हमारे साथ व्यापार करो नहीं तो हम डूब जाएंगे। बहरहाल अगर पाकिस्तान वाकई में ऐसा करता है दोस्तों तो क्या भारत को व्यापार करना चाहिए पाकिस्तान के साथ या बिल्कुल भी नहीं? आप क्या सुझाव देंगे कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल पर हुए आतंकी हमले में अब तक 143 की मौत की खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताया दुख। जी हां, 22 मार्च को मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल में कई बंदूकधारियों ने लोगों पर गोलियां चला दी। स्वचालित हथियारों से लैस हमलावरों ने मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल संगीत स्थल को निशाना बनाया। इस हमले में अब तक 143 लोगों की मौत हो गई है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रही है दोस्तों, जबकि करीब 145 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जी हाँ, बता दें इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हम मॉस्को में जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। दुख की इस घड़ी में भारत रशिया की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें इसी से जुड़ी खबर, इस अटैक पर व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा बयान, कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, साथ में राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा कर दी पुतिन ने। जी हाँ, आपको जानकारी देते हैं कि शुक्रवार को मॉस्को के क्रोकस कॉन्सर्ट हॉल में हुई गोलीबारी और बम विस्फोट की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक यानी ISIS ने ली है। वहीं अब इस विभत्स घटना पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में आतंकी हमले की निंदा करते हुए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। साथ ही पुतिन ने कहा कि इस बर्बर हमले की जांच की जाएगी, हमले में शामिल सभी लोगों को सजा दी जाएगी। मैं 24 मार्च को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित करता हूँ। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें मॉस्को हमले के बीच अंतरिक्ष में सोयूज रॉकेट को रशिया ने भेजा है, दुनिया कर रही है इसको सलाम। जी हाँ, रशिया ने अपने सोयूज रॉकेट को 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना कर दिया है। लॉन्च के 2 दिन पहले इसका लॉन्च अंतिम मिनट में टाल दिया गया था, जिसके बाद शनिवार 23 मार्च को नासा के अंतरिक्ष यात्री ट्रेसी डायसन, रशिया के ओलेग नोविस्की और बेलारूस की मरीना वासिल्वेस्काया को साथ लेकर यह अंतरिक्ष यान वैंकोनूर लॉन्च सेंटर से रवाना हुआ है। नेक्स्ट खबर बता दें, POK का भारत में विलय करने का भारत सरकार का क्या है प्लान, राजनाथ सिंह ने इंडिया टीवी की आपकी अदालत शो में जानकारी दी है। जी हाँ, जब रक्षा मंत्री जी से POK को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मेरा विश्वास है कि POK स्वयं ही भारत में आ जाएगा, हमें किसी पर आक्रमण करके कब्जा करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन POK में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि स्वयं वहां के लोग भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, राजनाथ सिंह जी से सवाल किया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में वहां की संसद में कश्मीर की आजादी की मांग की थी। राजनाथ सिंह ने जवाब देते हुए कहा वे लोग कश्मीर क्या ले पाएंगे, वो अपने POK की चिंता करें। मैंने 1.5 साल पहले कहा था कि हमें किसी पर आक्रमण करने या कब्जा करने की आवश्यकता नहीं। POK में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि स्वयं वहां के लोग भारत में विलय की मांग कर रहे हैं और करते रहेंगे। राजनाथ सिंह ने क्लियर कर दिया है कि हम लोग आगे से किसी पर आक्रमण करने नहीं वाले, अपने आप सब कुछ होगा और आने वाले समय में वाकई में दोस्तों ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि अपने आप POK के लोग भारत में शामिल हो जाएंगे और पाकिस्तान अपनी ही मार खा के शांत हो जाएगा। आप क्या कहते हैं इस मुद्दे पर बताइएगा जरूर। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें महाराजा हरि सिंह के पोते अजात शत्रु ने यूनाइटेड नेशन में मोदी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 हटाना एक ऐतिहासिक कदम है मोदी जी का। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र में महाराजा हरि सिंह के पोते और भाजपा के वरिष्ठ नेता MK अजात शत्रु सिंह ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के भारत सरकार के साहसिक फैसले की सराहना की। गौरतलब है कि महाराजा हरि सिंह के पोते अजात शत्रु, जिन्होंने 1947 में भारत के साथ क्षेत्र के विलय की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे में रहने वाले लोगों की दुर्दशा के लिए अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा है कि 2019 में संवैधानिक सुधारों के बाद से क्षेत्र में आतंकवादी घटनाओं में भारी गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट खबर बताते हैं, भूटान की 2 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी जी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूटान की 2 दिवसीय सार्थक राजकीय यात्रा शनिवार को संपन्न कर ली है। इस दौरान उन्होंने थिम्पू को विकास कार्यों में भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और उसे अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए की सहायता मुहैया करने का संकल्प लिया। शनिवार सुबह मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे के साथ थिम्पू में भारत के सहयोग से निर्मित महिलाओं और बच्चों के लिए एक आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ ही प्रधानमंत्री टोब्गे पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदा करने आए। जी हाँ दोस्तों, टोब्गे ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान की यात्रा के लिए उनको धन्यवाद देते हुए बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा मेरे भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारे देश की यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने
उन्होंने हमसे मिलने का वादा किया था और ना तो उनका बिजी शेड्यूल और ना ही खराब मौसम इसे पूरा करने से रोक पाया। ये मोदी की गारंटी ही तो है। ये बात दोस्तों भूटान के नरेश ने कही है। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां रशिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का खून खराबा, तो भारत में भी ISI का इंडिया हेड पकड़ाया। दोस्तों आखिर भारत यानी हम कितने तैयार हैं आपको बताते हैं। रशिया पर यह दर्दनाक अटैक तो आपको याद है। ऐसे में रशिया में हुआ यह हमला भारत को सतर्क करने के लिए इसलिए भी है क्योंकि इसी हफ्ते भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने ISIS के 2 भारत प्रमुखों को गिरफ्तार किया है, जिनका काम भारत में ISIS के लिए आतंकियों को भर्ती करना था। रशिया की तरह भारत भी लंबे समय से आतंकवाद से पीड़ित रहा है और विदेशी आतंकवादियों ने भारत के चंद लोगों को अपने साथ जोड़कर हमेशा से देश को जख्म देने की कोशिश की। ऐसे में रशिया में आतंकी हमले से भारत को बहुत बड़ी सबक मिली है और भारत को लगातार सतर्क रहना होगा। हालांकि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सैकड़ों आतंकी घटनाओं की कोशिश को नाकाम किया है, लेकिन ISIS लंबे वक्त से भारत में अपनी बीज बोने की कोशिश में लगा हुआ है। अभी पिछले ही हफ्ते ISIS का भारत प्रमुख अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। ऐसा ही दोस्तों ISIS एक ऐसा संगठन है, ऐसा आतंकी संगठन है जो बहुत धीरे धीरे काम करता है। दोस्तों वो ट्रस्ट डेवलप करके अपने आतंकियों को दूसरे कंट्रीज में पहुंचवाता है। ऐसे में इसके कार्य बड़े धीरे होते हैं, लेकिन जब इसका अटैक होता है या इसका ब्लास्ट होता है वो वाकई में बहुत बड़ी कैजुअलिटी लेकर आता है। ऐसे में भारत को वाकई में सतर्क रहने की बहुत जरूरी है। हम बहुत अच्छे से मानते हैं कि भारत की डिफेंस सिस्टम वाकई में बड़ी एडवांस हो चुकी है, लेकिन आज भी जमीनी स्तर पर इन घुसपैठियों से, इन आतंकवादियों से भारत को बचकर रहना ही होगा। साथ ही साथ आप क्या सुझाव देना चाहेंगे दोस्तों इस मुद्दे पर भारत सरकार को बताइएगा जरूर। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां अरुणाचल को लेकर चीन का दावा बेतुका, जयशंकर जी ने कहा नहीं बदलेगा सच। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के दावे को भारत पहले भी खारिज करता आया था और अब फिर जयशंकर जी ने भी खारिज किया है। हाल में चीन इसे दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानते हुए क्षेत्र का नाम जंगनान रखा है, तो भारत ने भी चीन के इस दावे को बेतुका बताया है। तो वहीं विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा, लेकिन चीन जिस तरह के बयान देता है वो वास्तव में बेतुके हैं। नेक्स्ट खबर बता दें, POK में पाकिस्तान कर रहा अत्याचार, UNHRC के सामने उठा मुद्दा, शहबाज की खुल गई पोल। दरअसल यहाँ स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद मुख्यालय में दक्षिण एशिया विशेषकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति उजागर करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान सरकार की ओर से अपनाई जा रही नीतियों की आलोचना की। NEP-JK-GBL यानी राष्ट्रीय समानता पार्टी जम्मू कश्मीर, साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया और इसमें विभिन्न कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्य आयोजन से इतर आयोजित यह कार्यक्रम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर केंद्रित था, खासकर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में। बोगदान नोस ने अपने संबोधन में कहा कि नेताओं के साथ साथ यूरोपियन नागरिकों को भी इन मुद्दों में रुचि लेने की जरूरत है, भले ही वे भौतिक रूप से हमारी सीमाओं से बहुत दूर हों। उन्होंने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के नरसंहार पर बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार इन अल्पसंख्यकों को ब्लैकमेल करके उनका साधन के रूप में इस्तेमाल करती है। जी हाँ, यानी कि UNHRC में गिलगित बाल्टिस्तान और POK की दुर्दशा उजागर कर दी गई और पाकिस्तानी नीतियों पर सवाल उठाकर पाकिस्तान की किरकिरी कर दी गई है और पाकिस्तान को आईना दिखाया गया है UNHRC में। नेक्स्ट खबर बता दें, नेपाल में BRI प्रोजेक्ट पर उठने लगे कई सवाल, चीन भी बढ़ा रहा दबाव, PM प्रचंड डिप्टी को भेज रहे बीजिंग। जी हाँ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल डिप्टी PM और विदेश मामलों के मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ को चीन भेज रहे हैं। श्रेष्ठ की ये चीन यात्रा ऐसे समय हो रही है जब विपक्षी दल चीनी कर्ज, खासतौर से BRI प्रोजेक्ट को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में काठमांडू में चीनी राजदूत ने सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने नेपाल में चीनी बेल्ट और रोड पहल को लागू करने की योजना में चीन को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाए हैं। विपक्षी नेता और पूर्व वित्त मंत्री प्रकाश शरण महत ने कहा है कि नेपाल का चीन से महंगा ऋण लेना खतरनाक है, इससे नेपाल कर्ज के जाल में फंस जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र में चीन पर शिनजियांग उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न का लगा कड़ा आरोप। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र में मानवाधिकार कार्यकर्ता सुनिशी फुजिकी ने चीन पर शिनजियांग में उइगर मुसलमानों का उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि शिनजियांग जाने के लिए चीन की ओर से अनुमति नहीं दी जा रही। सुनिची ने चीन की ओर से उइगर मुसलमानों की पहचान और संस्कृति को मिटाने के प्रयास का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यहाँ व्यापारी केंद्र एक नजरबंदी गृह के तौर पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से तुरंत इसके खिलाफ कदम उठाने की अपील की है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, बीजिंग में वसंत मेले में बड़ी संख्या में उमड़े चीनी लोग। जी हाँ, भारतीय दूतावास द्वारा यहाँ आयोजित वसंत मेले में शनिवार को 4500 से अधिक लोग आए, जिनमें ज्यादातर चीनी नागरिक थे। यह मेला नृत्य, व्यंजनों और हस्तशिल्प के माध्यम से भारतीय संस्कृति की झलक प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था। भारतीय दूतावास ने वार्षिक आयोजन के बारे में एक्स पर एक पोस्ट में
कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में इस साल के वसंत मेले में रिकॉर्ड संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो वसंत के मौसम के प्रति लोगों की उमंग को दर्शाता है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2 नक्सली एनकाउंटर में हुए ढेर, आईडी विस्फोट में 2 जवान किए थे घायल। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने शनिवार को मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के पीडिया गांव में जंगल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगालूर और मुतवेंडी से बीजापुर सुरक्षा बलों के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था। इस दल में डीआरजी बस्तर फाइटर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन और एसटीएफ शामिल थी। जी हाँ, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या बोला विदेशी मीडिया, कतर से लेकर अमेरिका तक हुई चर्चा। दरअसल शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की 6 दिन की रिमांड पर भेज चुकी है। उन्हें 28 मार्च तक ईडी में बने लॉकअप में अपने दिन गुजारने होंगे। इस दौरान केंद्रीय एजेंसी घोटाले से जुड़े सवाल करेगी। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को दुनिया भर के मीडिया हाउसेस ने कवर किया है। इसमें अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर कतर के अल जजीरा तक शामिल हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने न्यूज पोर्टल पर प्रकाशित किया कि विपक्ष पर बढ़ती कार्रवाई के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार। आर्टिकल में लिखा गया कि भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक उभरते हुए विपक्षी नेता अरविंद केजरीवाल को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को अपने यहाँ जगह दी। एक शीर्षक में लिखा, यानी टाइटल था कि भारतीय विपक्षी दलों का कहना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्टिकल में कहा गया है कि भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टियों में से एक के प्रमुख को गुरुवार को नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन एक अन्य पार्टी ने कहा कि उसे अपने बैंक खातों तक पहुंच से रोक दिया गया। आलोचकों का कहना है कि मोदी सरकार ने अपने प्रतिद्वंदियों को परेशान करने के लिए कार्रवाइयां की है। यानी कि दोस्तों, विदेशी मीडिया में केजरीवाल को लेकर जो छपा है उस पर आप कहीं से भी कहीं तक मोदी जी के समर्थन में खबर छपता नहीं दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं ये हर मीडिया की प्रवृत्ति होती है कि जो सरकार में होता है उसके बारे में पॉजिटिव नहीं ही दिखाया जाता, खास करके विदेशी मीडिया में। आप किस पर जो भी राय हो कमेंट में अवश्य लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां अमूल ने रच दिया इतिहास, अब अमेरिका भी पिएगा भारतीय दूध। जी हां, अमूल दूध पीता है इंडिया। नहीं, अब यह गाना सिर्फ इंडिया वाले ही नहीं बल्कि अमेरिका वाले भी गुनगुनाएंगे। जी हां, क्योंकि अब अमूल ब्रांड का दूध अमेरिका भी मजे से पिएगा। इसी के साथ अमूल ब्रांड की मालिक गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने एक नया इतिहास रच दिया है। अमेरिका में किसी भारतीय डेयरी ब्रांड की ये पहली एंट्री है। भारत में रोजाना लाखों लीटर ताजा दूध यानी फ्रेश मिल्क की सप्लाई करने वाला अमूल ब्रांड अब अमेरिका में भी अपना जलवा दिखाएगा। अमूल ब्रांड यहाँ फ्रेश मिल्क सेगमेंट में काम करेगा। जी हाँ, साथ ही साथ आकाश मिसाइल के साथ इंडियन एयरफोर्स का अभ्यास, 25 किलोमीटर की मारक क्षमता, 4 टारगेट पर एक साथ अटैक। जी हाँ, भारतीय वायुसेना ने पिछले दिनों चर्चा में रही सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश के साथ वज्र वायु रक्षा योद्धाओं ने अभ्यास किया। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि वज्र वायु रक्षा योद्धाओं ने स्वदेशी आकाश मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक अभ्यास किया और मानव रहित हवाई वाहनों और गतिरोध हथियारों के खिलाफ अपनी सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। आकाश मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की ओर से इस मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया गया है। इसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल ने इसे प्रोड्यूस किया है। आकाश एक छोटी दूरी का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इस मिसाइल के जरिए कमजोर क्षेत्रों को हवाई हमलों से मजबूत सुरक्षा दी जा सकती है। नेक्स्ट खबर बता दें, कांग्रेस को झटके पर झटका, मीरा कुमार नहीं लड़ेंगी सासाराम से लोकसभा चुनाव, बताया अपना प्लान। जी हां, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेसी नेता मीरा कुमार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही। ये बात उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कही। जगजीवन राम की बेटी और 5 बार की सांसद ने फेसबुक पर कहा कि वह पहले की तरह महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कार्य करती रहेंगी। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया, 2024 के आम चुनाव में मैंने नहीं लड़ने का निर्णय किया है। मैं अपने देश के लोगों, विशेषकर गरीब, वंचित वर्ग और महिलाओं की सेवा हमेशा करती रहूंगी। मीरा बिहार की सासाराम सीट से 5 बार सांसद रह चुकी हैं। जब केंद्र में यूपीए सत्ता में थी तब मीरा को 2009 में लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था। जी हां, साथ ही साथ बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी से होगा अजय राय का मुकाबला। कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा आपको बता दें। दिग्विजय सिंह को राजगढ़, अजय राय को वाराणसी से टिकट। दरअसल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चौथी लिस्ट जारी कर दी। जैसे कि सूत्रों के अनुसार चर्चा थी, लिस्ट उसके ही मुताबिक सामने आई है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट दी गई। वहीं वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय को उतारा गया। अमेठी और रायबरेली अभी भी उम्मीदवार उतारे जाने की राह देख रहे हैं। चौथी लिस्ट में इन 2 खास सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं। कांग्रेस ने 46 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें 9 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से हैं, 2 उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। इसके अलावा असम में 1 सीट पर, जम्मू कश्मीर से 2 सीट पर, मणिपुर में 2 सीट पर और पश्चिम बंगाल में भी 1 सीट पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। इस तरह कांग्रेस ने 13 सीटों पर 46 उम्मीदवारों को उतारे, जिनकी
की लिस्ट आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें क्या नितिन गडकरी के बेटों की राजनीति में होगी एंट्री, इस बीजेपी नेता ने खुद दिया जवाब। जी हाँ, क्या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटे भी राजनीति में आने वाले हैं? क्या गडकरी के बेटे लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बीजेपी के सीनियर नेता ने शनिवार को खुद ही इसको लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनके बेटे राजनीति में आना चाहते हैं तो पहले उन्हें जमीन पर जाकर काम करना होगा। गडकरी ने कहा, मुझे ये चिंता नहीं है कि मेरे लड़कों को रोजगार कैसे मिलेगा, मेरा कोई बेटा राजनीति में नहीं है। मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे पुण्य का उपयोग करके राजनीति में मत जाओ, तुमको राजनीति में जाना है तो पोस्टर चिपकाओ और दीवारों पर रंग लगाओ, तुम सब लोगों के बीच जाओ। उन्होंने कहा कि अगर मेरी विरासत पर किसी का अधिकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। जी हाँ, कौन कौन नितिन गडकरी जी के इस बात का पुरजोर समर्थन करता है कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा जो उन्होंने बात कही है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, चुनावी दंगल की 5वीं लिस्ट में किसे उतारेगी बीजेपी? वॉर रूम में योद्धाओं पर मोदी शाह का बड़ा मंथन। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर विचार मंथन करने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों की अगली लिस्ट पर मुहर लगाई जा सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के लगभग 150 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई जा सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें, केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, रिमांड के खिलाफ अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इनकार। जी हाँ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से फिर एक बार बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन की कोर्ट ने उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने ईडी की रिमांड के खिलाफ अपनी अर्जी में शनिवार शाम या रविवार यानी 24 मार्च को सुबह जल्द सुनवाई की मांग की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के मुताबिक अब केजरीवाल की याचिका पर होली की छुट्टी के बाद यानी 27 मार्च को कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई होने की उम्मीद है। सोमवार और मंगलवार को हाईकोर्ट में भी होली का अवकाश है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वो तुरंत हिरासत से रिहा होने का हकदार है। केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने परसों 6 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। उन्हें 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने इस मामले में 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनको सिर्फ 6 दिन की ही रिमांड स्वीकृत की थी। साथ ही साथ आपको बता दें, जालौर में बोले अशोक गहलोत, कहा इस बार मोदी जी जीत गए तो आगे से चुनाव होने भी बंद हो जाएंगे। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जोर शोर से कैंपेनिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज जालौर में अशोक गहलोत ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए संवाद कार्यक्रम रखा था। इस दौरान अशोक गहलोत ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर इस बार मोदी जी जीत गए तो दोबारा चुनाव भी नहीं होगा, आगे से चुनाव होने बंद हो जाएंगे। दोस्तों बता दें कि अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत के लिए चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर पड़ी रेड, सीबीआई का कसा शिकंजा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर सीबीआई की रेड कर रही है। पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में सीबीआई का एक्शन जारी है। कोलकाता समेत कई शहरों में महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर सीबीआई की रेड चल रही है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई जारी है। कैश लेकर सवाल पूछने का मामला है जिसमें सीबीआई कोलकाता समेत कई अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, कांग्रेस के 6 अयोग्य घोषित बागी और 3 निर्दलीय विधायकों ने थामा भाजपा का दामन। कांग्रेस के 6 अयोग्य घोषित बागी और 3 निर्दलीय विधायकों ने शनिवार को नई दिल्ली में भाजपा का दामन थाम लिया। इन्हें भाजपा में शामिल करते समय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्हें भाजपा के पटके पहनाए गए और सदस्यता भी पत्र भी थमाए गए। तीनों निर्दलियों ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे दिए थे और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उन्हें लेकर नई दिल्ली चले गए थे। कांग्रेस के 6 बागी पहले से ही नई दिल्ली में थे। ऐसे में दोस्तों जाते जाते आप सभी से सवाल है, लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं क्योंकि डेट के ऐलान हो चुके हैं। 19 अप्रैल को पहला वोट पड़ेगा, आप सभी जानते हैं। बहरहाल आपसे सवाल ये है कि आपके हिसाब से ये लोकसभा चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता। साथ ही साथ ये भी की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।